नमस्कार। जय हिंद, जय बुंदेलखंड। आज खास बात यह है कि बुंदेली भूमि से लोक भूषण की उपाधि से विभूषित परम आदरणीय श्री पन्नालाल असर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही बुंदेली झलक के संरक्षक परम आदरणीय डॉक्टर रामशंकर भारती जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप लोगों का स्वागत है और जो भी हमारे पटल से जुड़े हुए हैं सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं आदरणीय पन्ना जी के बारे में बता दूं कि आप साहित्य रत्न हैं, संगीताचार्य, हिंदी बुंदेली से हैं। आपके गुरु स्वर्गीय श्री सरस गोपाल सरस मेरठ घराना से हैं। आप उर्दू विधा में भी पारंगत हैं और आपके उर्दू के गुरु उस्ताद मोहतरम जनाब मकसूद अली राही जी हैं। बुंदेली लोक कला व लोक साहित्य के सतत संरक्षण और संवर्धन में आप साधनारत हैं। आपको बहुत बहुत प्रणाम सर। आपने बुंदेलखंड के लिए जो कार्य किया है, बुंदेली संस्कृति के लिए जो कार्य किया है, वो अभी तक इकलौते लोक भूषण हैं जिन्हें बुंदेली के लिए लोक भूषण सम्मान से सम्मानित किया है। ये संपूर्ण बुंदेलखंड के लिए बहुत ही गर्व की बात है। मैं आपको नमन करता हूं, वंदन करता हूं, आप जैसे महापुरुषों को, जिसने बुंदेली के लिए सबसे बड़ा सम्मान बुंदेलखंड का प्राप्त किया है। आपके बारे में बता दूं कि 51,000 रुपए का पुरस्कार बुंदेली रसरंग उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने दिया है। आप भारत में आकाशवाणी के अपर महानिदेशक गुलाब चंद जी द्वारा भी सम्मानित हैं, जो उनकी 50 वर्ष की लोक कलाओं के उन्नयन और उत्थान से जुड़ी सेवाओं के लिए 2019 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने उन्हें 2 लाख राशि के लोक भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया है और बुंदेली धरा को गौरवान्वित किया है। आपकी अनेकों पुस्तकें जो लोक संस्कृति पर आधारित हैं छप चुकी हैं। तो आदरणीय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले परम आदरणीय भारती जी से निवेदन करूंगा कि आदरणीय पन्नालाल जी के व्यक्तित्व पर अपने विचार व्यक्त करें। धन्यवाद आदरणीय। आज ये हम सबका सौभाग्य है हमारे बुंदेली झलक के एपिसोड में देश के एकमात्र लोक भूषण बुंदेली गौरव आदरणीय पन्नालाल जी असर हम सबके साथ हैं। निसंदेह लोक भूषण होना और लोक के लिए जीना ये बहुत आज के युग में बहुत कठिन है। श्रद्धेय पन्नालाल जी की जो 50-60 वर्ष की जो यात्रा है उनकी लोक जीवन की, लोक संस्कृति की, लोक साहित्य की, उस यात्रा में अनेक आह्लादिक प्रसंग हैं, अनेक महकते वसंत हैं, अनेक आम्र मंजरियां हैं, अनेक कोयल की कुहुक है और कभी कभी किसी कौवे की कांव कांव भी है। जहां कुहुक है उन्होंने मैं चूंकि साहित्य का आदमी हूं तो उसी तरह से थोड़ा कहता हूं, जहां कुहुक है, जहां आह्लाद है, आदरणीय पन्नालाल जी असर के व्यक्तित्व में उन्होंने जो भोगा है, जिस तरह से संस्कृति को जिया है, जो काम किया है,
उस काम में जो कांव हुई, तो तमाम व्यवधान है, उन सारे व्यवधानों को, उन सारे विसंगतियों को दरकिनार करते हुए उन्होंने संस्कृति का, लोक साहित्य का एक ऐसा सुदीप प्रज्वलित किया है जो आज पूरे देश में आभा मंडित हो रहा है, उसका प्रकाश फैल रहा है। अगर बुंदेलखंड आज जाना जा रहा है तो लोक भूषण पन्नालाल असर का भी उसमें एक बहुत बड़ा योगदान। उनका जो सृजन है, क्योंकि वो साहित्य के भी विद्यार्थी हैं, संगीत के भी प्रोदा है, लोक कलाओं, अनंत लोक कलाएं जो हमारी संस्कृति की जुड़ी हुई कलाएं हैं, उन सब के वो सिद्धस्थ, मैं उन्हें विद्यार्थी ही कहता हूँ। हालांकि वो महागुरु हैं, अनेक शिष्य परंपराओं वो जीते हैं, संवाद करते, लेकिन वो जिस तरह से हम लोगों को बताते हैं, मुझे भी सौभाग्य अक्सर उनका आशीर्वाद उसमें मिलता रहता है, हम लोगों को जो चीजें बताते हैं वो वास्तव में लोक संस्कृति की बहुत अमूल्य धरोहर है। आज ये बहुत कठिन हो गया कि कोई व्यक्ति लोक संस्कृति के लिए काम कर रहा है और उसके नीचे वाली जो पीढ़ी है, जो छोटी पीढ़ी है, जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कोई उंगली पकड़कर, जो रास्ते में सारे व्यवधान आ रहे हैं, नाले हैं, तमाम नदियां हैं, चौड़ी चौड़ी खाइयां हैं, उन खाइयों को पार करके उस पार कर दे, ये आज की युग में थोड़ा कठिन हो गया है। और इस काम को श्रद्धेय पन्नालाल जी असर बखूब कर रहे हैं। वो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, उन्हें लगता है जो व्यक्ति इसके योग्य है, जिस व्यक्ति में ये काबिलियत है, ये व्यक्ति काम कर सकता है, इसमें वो क्षमता है, वो एक पारखी व्यक्ति है। जो पारखी व्यक्ति होता है वो उसे फिर ना तो जाति का कोई उससे विशेष लगाव है, ना धर्म का, ना वर्ण का, उसे तो ये लगता है कि ये लोक कला का व्यक्ति है, लोक जीवन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, ये लोक संस्कृति के लिए उपयुक्त व्यक्ति है। उस व्यक्ति को उस भीड़ से निकाल कर आगे ले जाता, तमाम व्यवधाओं को जो हमारे आती हैं बाधाएं, उनको पार करते हुए उसको जो उचित स्थान है वहां ले जाते। ये काम आज के युग में करना बहुत कठिन है, असंभव सा होता जा रहा है। आज चूंकि कुर्सियां बहुत सीमित हैं, लोग बहुत अधिक हैं और उन कुर्सियों पर पहले से लोग काबिज हैं, वहां किसी खाली कुर्सी पे किसी योग्य व्यक्ति को बैठाल देना, उसको वहां तक ले जाना, ये भी बहुत बड़ा काम है। मैं समझता हूँ ये संस्कृति के संरक्षण का ही काम है। किसी कलाकार को, किसी साहित्यकार को उसको सही स्थान पर ले जाना, उसको सही मंच दे देना, ये सब काम मैं देख रहा हूं। मैं 3 दशक से लगभग झांसी से जुड़ा हूं। आदरणीय पन्नालाल जी की सेवाओं को, उनके साहित्य को, उनके व्यवहार को, उनके लोक जीवन को और उनके व्यक्तिगत जीवन को, वो पूरे जीवन भर यही सब काम करते रहते। जहां भी उन्हें लगता है कि जहां कम वहां हम, पन्नालाल जी की एक ऐसी क्षमता है कि जहां अभाव है, जहां कहीं अव्यवस्था हो रही, वहां हम खड़े। वो सब काम करना आज के युग में थोड़ा सा कठिन हो गया है, लेकिन वो उस माटी के बने हुए हैं, वो उरूज के उस्ताद हैं, तमाम उन्होंने जीवन को भोगा है, तमाम साधना की है, लोक साहित्य से लेके साहित्य तक, लोक संगीत से लेके शास्त्रीय संगीत तक, सभी विधाओं को वो जीते रहे हैं, मंच पर प्रस्तुतियां देते रहे। यही कारण है कि उनकी जो 50-60 वर्ष की मैं यात्रा जब देखता हूँ, उसको दृष्टिपात करता हूँ, तो सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार हो या भारत सरकार हो, उनको उनकी जो काम है, उस काम का उनको जो प्रतिफल मिला है, उनको जो सम्मान मिला है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही ईमानदारी से उनका चयन किया गया। ये हम सब के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ा गौरव है कि झांसी बुंदेलखंड के एक ऐसे संस्कृति संवाहक व्यक्ति को सम्मानित किया गया उत्तर प्रदेश में लोक भूषण के लिए, कि जो निसंदेह और विशुद्ध रूप से साहित्य और संस्कृति के लिए ही जीवन जिनका समर्पित हो, सेवा काल से निर्वृत्त होकर के, और सेवा काल में भी मैंने तो देखा है, जब वो चाहे झांसी महोत्सव का आयोजन हो, बुंदेलखंड में कोई भी गतिविधियां हो, पन्नालाल जी असर जी ने फर्श जमीन पे लगवाने से लेके, मंच बनवाने से लेके और उसके समापन तक बहुत कठिन भूमिका निभाई है। वो उनमें व्यक्तियों में कभी नहीं रहे कि जब मंच बन गया, सब साजो सामान आ गया, तो मौके पे पहुंच के अपनी बात कह के चले आए। वो प्रारंभ से उसकी बिल्कुल सूत्रधार रहे, सारी व्यवस्था बना करके करना, करवाना, और स्वयं
उसमें ऐसे रच बस जाना उस कार्यक्रमों में, उस आयोजन में, कि जैसे व्यक्तिगत काम कर रहे हो। ये जो उनका ध्येय है या उनका जो समर्पण है लोक संस्कृति के लिए, हम लोगों के लिए वास्तव में प्रेरणा, हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। क्योंकि हम सब साहित्य और संस्कृति से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं, जो हमारा समाज है, बहुत समृद्ध समाज है, अनेक लोग इस क्षेत्र में आए हैं, उन सबका स्वागत है। लेकिन हमें अक्सर ये देखना चाहिए पन्नालाल जी की ओर कि पन्नालाल जी ने इतनी साधना की और आज इस उम्र में भी अस्वस्थता के बावजूद भी वो बुंदेलखंड, चाहे तो मंडल का काम हो, चाहे आदरणीय मंडला के निर्देश से कोई काम हो रहा हो बुंदेलखंड में, बढ़ चढ़ कर भागीदारी लेना और उसमें अपनी सोच को, अपनी समझ को, जो उनके अनुभव है उनको पिरोना और उस काम को व्यवस्थित करा देना, ये एक बहुत बड़ा कौशल है। इस नाते से भी वो हम सबके सम्माननीय। दूसरा काम उनका जो और है, उनका अक्सर ये सोच रहा है कि जो हाशिए का समाज है, हमारा उपेक्षित समाज है, वंचित समाज है, और उस समाज के जो कलाजीवी हैं, लोग कलाकार हैं, लोक संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, जो बेचारे दैनिक मजदूरी करके पेट पालते, किसी तरह से उन्हें कार्यक्रम नहीं मिलते हैं, उन्हें बड़े बड़े आयोजनों में नहीं बुलाया जाता, उन सबका उन्होंने बहुत लंबा सिजरा बनाया, सबको सूचीबद्ध किया। ये तो सरकारें अब कर रही हैं, मैं समझता हूँ पन्नालाल जी सरकार तो ये 30-40 साल पुराना अनुभव है, पुराना तब से करते आ रहे हैं। गांव गांव जाकर के उन्होंने सर्वेक्षण किया और उन सारे कलाकारों से उनका व्यक्तिगत परिचय है और उनको उचित सम्मान दिलाना, उनको उचित मंच पर भिजवाना, भेजना, उनके लिए पैरवी करना, शासन को बताना, उचित माध्यम से उन्हें उनकी कला का संरक्षण करना, ये जो काम वो करते हैं, ये काम और लोग करें तो शायद हम उनसे प्रेरणा लेकर और कुछ अपनी संस्कृति का विकास कर सकते हैं, संवर्धन कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। शेष तो काम होते रहेंगे, लेकिन जो हमारी कलाएं आज मृत प्राय हो रही हैं, उनके कलाजीवी, उनसे जुड़े हुए कलाकार, जैसे रमतेरा गाने वाले होंगे, कबीरपंथी गाने वाले होंगे, अब वो सीमित संख्या में रह गए। उनकी जो कलाएं हैं, जो विरासत है, जो बिल्कुल विशुद्ध शास्त्रीय है, लोक शास्त्रीय है, उनकी जो चीजें हैं, उनको वो संरक्षण करवा रहे हैं। वो संरक्षण होगा तभी तो हम जैसे लोग या आगे जो हमारी आगे पीढ़ी आएगी वो समझ पाएगी। तो ये जो काम वो कर रहे हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण काम है कि हाशिए का जो कलाकार, उपेक्षित वंचित जो कलाकार है, जिसे संसाधन नहीं है, जो गांव दूर दराज में पड़ा हुआ है, हम तो अक्सर फोन करके कहते हैं आप तो सूची बनाइए, बताइए कौन कौन लोग कहाँ हैं। और मैं बताता हूँ, सारे अभी 15 अगस्त को भी उन्होंने अनेक कलाकारों को उनको मंच प्रदान करवाया। ये बहुत बड़ा काम है कि आज के युग में कोई एक कलाकार, बड़ा साहित्यकार, बड़ा संस्कृति का संवाहक व्यक्ति छोटे कलाकारों को, छोटे छोटे साहित्यकारों को, नवोदित लोगों को उंगली पकड़ के ऊपर ले जाए और उनको भीड़ से हटाकर दिखाए कि ये हीरा है, इसको भी अगर अब पॉलिश की जाएगी, इसको तराशा जाएगा तो ये भी चमकदार होगा। ऐसा काम आदरणीय हम सबके लोकभूषण परम आदरणीय पन्नालाल जी सर कर रहे हैं। मैं इस एपिसोड में बुंदेली झलक की ओर से उनका अभिवादन करता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं, उनके यशस्वी और जीवन की मंगल कामना करते हुए उनसे कहूंगा कि इस अवसर पर बुंदेलखंड में बहुत बुंदेली संस्कृति को लेकर के अनेक प्रकल्प, अनेक योजनाएं पल्लवित, पुष्पित हो रही हैं। आप उससे सीधे जुड़े हुए हैं। हमारे दर्शकों को, हम सब लोगों को कुछ जानकारी दें और जो नहीं हो पा रहा वो कैसे हो, उस बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालने की कृपा करें। आदरणीय लोकभूषण पन्नालाल। जी रंजन जी, पन्नालाल जी। आपकी आवाज नहीं आ रही रंजन जी। पन्नालाल जी का डिस्कनेक्ट हो गया है नेट, मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है करिए। जी जी।
रुक गया था रंजन जी। जी जी। हम यहाँ से ट्राई कर रहे हैं कि हमारे फोन पे तो नहीं कहीं गड़बड़ है। भारती जी का रुक गया था पहले, भारती जी का पार्ट। वहीं से जी भारती सर जी जुड़ गए हैं। हाँ जी 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 जी। तो अभी मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ, अब आवाज आई है आपकी। हाँ, अभी थोड़ा सा यांत्रिक व्यवधान रहा। चर्चा कर रहा था आदरणीय असर साहब के विषय में। पूर्व में मैं निवेदित कर चुका हूं कि हमारा जो लोक साहित्य है, लोक संस्कृति है और जो लोक जीवन है, उसके लेकर के आदरणीय लोकभूषण पन्नालाल जी असर का जो अनुभव है, उनकी जो यात्रा है, बहुत ऐतिहासिक है, स्मरणीय है और अनुकरणीय भी है। लगभग 30 सालों से मैं उन्हें जानता हूं, मानता हूं। उन्होंने साहित्य को लेकर के, शास्त्रीयता को लेकर के, लोक जीवन में जो जितनी विविध कलाएं हैं, चाहे वो लोक गीतों की पारंपरिक शैली हो, लोक उत्सव हो, तीज त्योहार हो, यानी लोक संस्कृति से जुड़ी हुई कोई भी परंपरा हो, कोई भी पहलू हो, हर पहलू के लिए उन्होंने केवल किताबी अध्ययन नहीं किया, गांव गांव जाकर व्यक्तियों से मिलकर हर परंपराओं में रच बस कर उसको अनुभव किया और फिर उन अनुभव को लेकर के वो जो उन्होंने ग्रंथ तैयार किए, वो सारे समाज को दिए। आज हम सब सौभाग्यशाली हैं कि वह अपने इतने 50 वर्ष 60 वर्ष के इस सेवा काल में लोक जीवन के, लोक संस्कृति के अनेक व्यवधानों में समाधान ढूंढते रहे और उन समाधानों के माध्यम से वो अपने लोक संस्कृति को जीवंत बनाए हुए हैं। और दूसरा उनका जो महत्वपूर्ण पहलू है, मुझे लगता है कि मैं इसको पुनः कहूं कि उन्होंने जो हाशिए का कलाकार है, जो उपेक्षित वंचित कलाकार है, जिसको कोई पहचान नहीं है, ऐसे तमाम कलाकारों को, अनेक कलाकारों को मंच देना, मंच पर उनकी प्रस्तुति कराना, उन्हें संरक्षण देने का काम जो कर रहे हैं आज, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये काम आज प्रायः लोग करते नहीं है। बहुत अनेक सारे प्रतिभावान लोग वंचित रह जाते हैं, उपेक्षित रह जाते हैं। लेकिन यदि पन्नालाल जी असर की दृष्टि पड़ती है, वह देखते हैं, तो निश्चित रूप से वह उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मैं इतना ही कहते हुए उनसे ही आग्रह करूंगा कि आज बुंदेली को लेकर के बहुत सारा काम बुंदेलखंड क्षेत्र में हो रहा है और क्या क्या प्रकल्प हैं, वो सीधे बुंदेलखंड साहित्य समिति
से भी जुड़े हैं, लोक संस्कृति से भी जुड़े हैं, यानी शासन स्तर पर जो काम हो रहा है उनमें सब में आपकी संपूर्ण सहभागिता है। और जो पूरी परियोजना है बुंदेलखंड की लोक संस्कृति विकास की, एक तरह से पन्नालाल जी उसके सूत्रधार भी है। तो मैं आज आदरणीय आपसे निवेदन करूंगा कि अपने इस संदर्भ में हम सब श्रोताओं को और इस पटल से जुड़े हुए लोगों को आगे जो बुंदेली की संस्कृति के विषय में जो काम किया जा रहा है या और क्या क्या नहीं हो रहा, क्या होना और चाहिए, इस संदर्भ में थोड़ी सी जानकारी हम सब लोगों को देने की कृपा करें। आदरणीय सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रामशंकर भारती जी, आपका जितना आपने मेरे संदर्भ में कहा है उसके बधाई के पात्र तो आज अगर हम यूं कहें कि आपने एक लक्ष्य दिया है और उस लक्ष्य की पूर्ति को बुंदेली झलक के माध्यम से जीएस रंजन साहब जो ये बड़ा काम कर रहे हैं, मुझे लगता है विश्व में, पूरे विश्व में इससे अच्छा काम बुंदेली के लिए शायद कोई नहीं कर रहा है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। बिल्कुल सबसे पहले मैं जीएस रंजन साहब को बधाई देना चाहूंगा बुंदेली झलक के माध्यम से कि वो उसके संस्थापक हैं और किसी भी चैनल को चलाने के लिए, उस पर प्रतिभाओं को लाने के लिए और उनकी प्रतिभाओं को उजागर करने के लिए कोई आसान काम नहीं है। यानी उनको सुनना, पढ़ना, पढ़ने के बाद प्रमाणिक तौर पे अपने पास रखना और फिर उसे चर्चा का विषय बनाना, ये भी एक बहुत अहम कड़ी है। इसके बिना, जैसे कहते हैं कि पर्दे के पीछे वाले एक पिक्चर बनती है तो उसमें पर्दे पर हीरो हीरोइन और जितने भी पात्र होते हैं वो तो समझ आते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे उनको लाने वाला व्यक्तित्व, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे वो संगीत वाले लोग हो, चाहे वो मेकअप मैन हो, कुल मिला के अगर मैं यूं कहूं कि एक व्यक्तित्व को सजा करके प्रस्तुत करना और उसकी प्रतिभा को पूरे विश्व में फैलाना, ये बहुत टेढ़ा काम है। और इसमें अगर यूं कहें कि लोग फकीर हो जाते हैं, तो ऐसे ही एक फकीर यानी अपना सब कुछ बार के तमाशा देखना, दिखाना, एक ये जुनून जो साहित्य के प्रति, लोक संस्कृति के प्रति बुंदेली झलक के में, इस यज्ञ में उनकी ये आहुति अविस्मरणीय है, इसको कोई भुला नहीं सकता। खासतौर से मैं अपने व्यक्तिगत विचारों से उनका पुनः हार्दिक धन्यवाद करना चाहूंगा। अब संदर्भ रहा मेरी बुंदेली लोक साहित्य, लोक कला, लोक संस्कृति और उसके अलावा जो गतिविधियां हैं, उनकी मैं छोटी सी रूपरेखा आपके समक्ष रखने के बाद अपनी बात, जो आपका ममत्व है, मंतव्य है, मैं उस ओर आऊंगा। जी जी जी, स्वागत है। सन 1978 में मैं आकाशवाणी से जुड़ा और 2 बार मैं आकाशवाणी में फेल हो गया। सन 82 में मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं पास हुआ सन 82 में और लोक संगीत के माध्यम से बहुत अच्छे सिद्ध हस्त कलाकारों को सुना, क्योंकि मेरे गुरुजी ये कहा करते थे कि चाहे वो हिंदी साहित्य हो, बुंदेली साहित्य हो, उर्दू साहित्य हो, साहित्य कोई सा भी किसी भी भाषा का हो, और संस्कृति में अगर आपकी रुचि है तो संस्कृति पूरे विश्व में लगभग एक जैसी है, किंतु जरा जरा से फर्क में वह थोड़े भाव को बदलती है। लेकिन हम आत्मसात अपने जीवन में करें तो लगता है कि हमारी जो क्रियाक्रम है, हमारे जो कार्य क्षेत्र हैं, वह उनके भी हैं जो हमारे अंचल के अलावा हैं, चाहे वो भोजपुरी हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ी हो, चाहे वो आंध्रा की हो, या विश्व में जो हमारी भारतीय संस्कृति को, लोक साहित्य को, लोक संस्कृति को, शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय संगीत को जो आत्मसात कर रहे हैं, योग को, आयुर्वेद को, तमाम विधाओं को जो आत्मसात कर रहे हैं, उनकी भी
संस्कार संस्कृति लगभग मानवीय दृष्टिकोण से समरूपता लिए हुए हैं। बस थोड़े से, जैसे कि कोस कोस पे पानी बदले और 4 कोस पे पानी, बस इतना ही अंतर होता है कि कहीं मीठा है, कहीं खारा है, कहीं तीखा है, बस इतना अंतर रहता है, बाकी कोई अंतर नहीं। तो मैं ये कहना चाह रहा था आदरणीय भारती जी, आपसे, रंजन जी से और खुद ही श्रोताओं से, दर्शकों से, कि जो साहित्य की यात्रा है ये आसान नहीं है। मैं तो विद्यार्थी हूँ और विद्यार्थी ही रह करके ही अपने जीवन को समाप्त करके, और ये अपेक्षा रखता हूँ कि अगर मेरा पुनर्जन्म हो तो विद्यार्थी के रूप में बुंदेली लोक संस्कृति लोक कला के लिए हो, और आप जैसे मित्रगण मेरे सलाहकार हो, सूत्रधार हो, यही मेरी आत्मीय अपेक्षा ईश्वर से है कि आप जैसे बुद्धिजीवियों के साथ में बात संवाद करता हूं तो मुझे कुछ ना कुछ प्राप्त होता है। मैं दे कुछ नहीं पाता हूं, लेकिन अच्छे गुणीजनों से, गुरुओं से जो कुछ मैं सीखता हूं उसे सिखा तो नहीं सकता, लेकिन मैं उसे बांट जरूर सकता हूं, बात और संवाद के माध्यम से। इसी तरह जब आकाशवाणी के अलावा मैंने मंचों की तरफ अपना कदम बढ़ाया और कई गुरुओं के पास मैं गया, गुरुओं के पास गया, तो आप यकीन मानिए, लोगों ने बहाने बना करके मेरे को समय कल आना, परसों आना, अगले महीने आना, मुझे टाला। आसानी से किसी ने मुझे सिखाया पढ़ाया नहीं। तो मेरे मन में लौ थी, मेरे गुरुजी थे तो वो ये कहा करते थे कि बेटा 1000 पुस्तक पढ़ो तब जाकर के एक लाइन लिखो। ये सूत्र मेरे मन में बैठा तो मैंने तमाम पुस्तकों को खरीदा। ये मेरा शौक बना। मैं घर में अगर बैठा रहूं भूखा तो बैठा रहूं, मेरे परिवार में क्या समस्या है उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन कहीं से भी अगर मुझे पैसा मिलता है तो मैं पुस्तक जरूर खरीदता था और उनको पढ़ता था। शने शने मैंने गांव की ओर रुख किया और गांव की ओर रुख करने से मुझे ये फायदा मिला कि 90 वर्ष की कोई महिला जिस परिवार में, जिस जात में, जिस संप्रदाय में, जिस वर्ग में मुझे मिली, मैं अनुनय विनय करके उस घर के बाहर तक, उस ड्योढ़ी तक पहुंचा और उनसे मैंने ये पूछा कि बुंदेली के पारंपरिक गीत, संस्कार गीत, संस्कृति गीत या तमाम और विधाएं हैं, वो आपकी दादी, आपकी नानी किस प्रकार उनको गाती थी, किस प्रकार ये मनता था। तो आप ये समझिए कि 90 और 100 साल की जिस वृद्ध महिला से ये मैं प्रश्न कर रहा हूं और जो बताने की उत्सुक है, वो अपने से एक युग यानी एक दशक, मैंने 100 साल कहना चाहिए, 100 वर्ष, तो 200 वर्ष पीछे की बात उन्होंने मुझे बताई। उसको मैंने लिपिबद्ध की, आत्मसात किया, पुस्तकों में पढ़ा कि ये बातें इससे मैच करती है कि नहीं। क्यों कि साहित्यकार का ये धर्म होता है कि कभी भी वह पढ़े जरूर और अपने विचार, अपनी भाषा, अपनी बोली, अपने अभिव्यक्ति से अभिव्यक्त करे, ना कि उसको डिटो रखे, क्योंकि डिटो रखने से ये चोरी कही जाएगी और इससे मुझे सख्त नफरत है। क्यों कि पुराने जमाने में जिन लोगों ने दरबार में, सियासत में, रसूखदारों के ड्योढ़ी पर जो काम किए हैं, चाहे वो साहित्यकार हो, चाहे वो संगीतकार हो, चाहे वो कलाकार हो, चाहे वो मैजिशियन हो, यानी कोई भी फनकार हो, अपने किरदार को उन्होंने उनके यहाँ गिरवी रख के कार्य किया है और उनकी आवभगत में, उनके हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अगर मैं यूं कहूं सही शब्द में कि वह बिकाऊ कलाकार और बिकाऊ साहित्यकार भी हमारे भारतवर्ष में पैदा हुए हैं और तमाम तरह की प्रजातियां पैदा हैं, लेकिन सच्चा साधक वही है जो अपनी बात को
स्वतंत्र रूप से निडर होकर के लिखे और कहे। अब आप देखिए बुंदेली संस्कृति पर मैं आता हूं। बुंदेलखंड में राई है, हिमालय है। भाई ये 50 साल क्या 100 साल से, जब से देश आजाद हुआ 70-72 साल से, उससे पहले भी हुआ करती थी और आज भी हो रही है। तो इसको हम विलुप्तता की कगार नहीं कहेंगे। क्यों कि इसकी जो प्रस्तुति है वो प्रदेश स्तर पर और विदेश स्तर पर भी आजकल हो रही है, तो ये विलुप्त नहीं है। और मैं जो काम करता हूं व्यक्तिगत, जो मेरा दिल बोलता है वह यह है कि जो सबके समक्ष आज है उसको छोड़कर जो नहीं है, जो वाकई विलुप्त है, उस बिंदु को मैं उठाऊं, उस किरदार पे मैं लिखूं और उसकी प्रामाणिकता को साथ में रख करके लिपिबद्ध करूं और पब्लिक के सामने, जनता समाज के सामने, देश प्रदेश के सामने, साहित्यकारों, कलाकारों, गुणियों के सामने मैं लाऊं। ये मेरी धारणा है। अब उदाहरण के लिए मैं कुछ विलुप्त प्राय विधाएं बताता हूं। ढोला है, बताइए कौन गाता है? इसके अलावा बारामासी है, कौन गाता है? कोट है, कौन गाता है? लेज है, बहुत कम लोग हैं। साखी भजन है, कौन गाता है? निर्गुण है, जिसको कि हमारे बुंदेलखंड में नारदी भजन कहते हैं, कौन गाता है? कौन उसके साहित्य के बारे में लिखता है? क्यों कि जो हमारी जो जड़ है, उस जड़ को लोगों ने छोड़ दिया और उससे जो बेल निकली उसके हरे पत्ते और फूलों का प्रयोग किया है। तात्पर्य आप समझ सकते हैं। लेकिन वह जड़ अगर खत्म हो रही है तो उस जड़ को मैं पुनः गमले में या उस सौंधी मट्टी में गाड़ करके सींच रहा हूं और इन विलुप्त विधाओं पर मैं काम कर रहा हूं। उदाहरण के लिए बुंदेली संस्कृति को मैं अपने बारामासी गीत से आपसे आरंभ करता हूं। क्यों कि साहित्यकार बातों से गद्य में तो जरूर आपसे कहते हैं, लेकिन ये बात पद्य में होना चाहिए कि कम शब्दों में अधिक बात हो जाए, तो क्या नहीं है। तो बारामासी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल सब पढ़ते हैं, कहते हैं, लेकिन अपनी जो बारामासी है, बारामासी में चाहे वो शौर्य की बात हो, चाहे वो श्रृंगार की बात हो, चाहे वो खेती किसानी की बात हो, चाहे वो जवानों की बात हो, तमाम ऐसी बातें हैं, नायक नायिका की तकरार की, प्यार की बात हो, तो बारामासी में होता था। चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, अगन, पूस, माघ, फागुन, ये हमारे 12 महीने। तो 12 महीने में हमारी जो बुंदेलखंड की संस्कार संस्कृति है इसी में समाहित है। और प्रत्येक माह में कहाँ क्या गाया, कहाँ क्या मनाया, कहाँ कितने तीज त्योहार, कहाँ हमारे संस्कार संस्कृति और कहाँ हमारे विवाह और जन्म से लेकर मृत्यु तक के जो संस्कार हैं वो हमारे 12 महीने में समाहित है। मैं इस गीत के माध्यम से भी एक संदेश देना चाहूंगा कि आज की फुगड़बाजी जो हो रही है वो भी समाप्त हो जाए। देखिए बारामासी है, आदरणीय भारती जी स्वागत है आप भाई साहब। और खन की अनमोल धरोहर संस्कार अपनाने, अपने पारंपरिक बुंदेली गीत सुरीले गाने। पुरखन की अनमोल धरोहर संस्कार अपनाने, अपने पारंपरिक बुंदेली गीत सुरीले गाने। पहला बंद देखें आप। साल भरे के 12 महीना 12 हैं सोने से, संस्कृति त्योहार गीत लगे सुनबे में नोने से। मिश्री सी मीठी सुनबे में पानी सुगर सुहानी, बुंदेली रस रंग को अपने नैया को नौसानी। हुआड़े और असली लिखे गीतन से दूर ईराने, अपने पारंपरिक बुंदेली
गीत सुरीले गाने। अब देखें, आप चैत से आरंभ कर रहा हूं, क्या क्या गाया जाता, क्या क्या संस्कार त्योहार है। चैत में चैती गाओ, बैसाख में साखी निर्गुण अचरी। कौन जानता है अचरी को, कौन जानता है राछड़ा को, कौन जानता है साखियों को। चैत में चैती गाओ, बैसाख में साखी निर्गुण अचरी। जेठ माह में भक्ति रस से गूंज उठे घर बखरी। जेठ माह में भक्ति रस से गूंज उठे घर बखरी। असड़ा में आला मलार, असड़ा में आला मलार, साहुन में झूला कजरी। भादों में तीजा गणेश नंद लाला बारी दिनरी। अजरी कजरी दिनरी बिलवारी, सारे लोग ये विलुप्त विधा है। तो देखिए, प्रत्येकादशी कथा भागवत, प्रत्येकादशी कथा भागवत, पावन सुने सुनाने। अपने पारंपरिक बुंदेली गीत सुरीले गाने। तो देखिए, भादो तक हो गया है, आगे देखिए। कुंवारे माह में भजन पमारे, जानता ही नहीं कोई पमारे क्या होता है। कुंवार माह में भजन पमारे, टेसु और मामूलिया। झिंझिया खेलत बिटिया, अपने धरे मूड पे ढिरिया। झिंझिया खेलत बिटिया, अपने मूड पे ढिरिया। कार्तिक में कतिक्यारी गावे, कार्तिक गीत बिंदुलिया। अगहन में गारी मटियानो, पन्ना बन्नी जुगिया। लाकोरी रस बिदागी, लाकोरी रस बिदागी, गावे की अलख जगाने। और ये काम आदरणीय रंजन जी और भारती जी, आप लोग बखूबी कर रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि लाखों नेटवर्क प्रॉब्लम।
जी कोशिश कर रहे हैं। जी जी जी। क्षमा चाहेंगे सर, व्यवधान की वजह से वो जुड़ नहीं पा रहे हैं इंटरनेट की वजह से। जी जी जी, कोई बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि आज समापन कर देते हैं, फिर जी कभी हम आदरणीय पन्नालाल जी के साथ हाजिर होंगे। जी बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है, क्षमा चाहता हूं दर्शकों से कि हम बहुत जल्द ही फिर से हाजिर होंगे आदरणीय पन्नालाल जी के साथ। आज हम कार्यक्रम को यहीं पर खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार और शुभ रात्रि। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने समय निकाला। जी जी जी, बहुत धन्यवाद। प्रणाम। नमस्कार।